Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss constraint induced movement therapy, that is also known as CIMT. अगर हम कंपैरिजन करें CIMT और कंपनसेटरी ट्रेनिंग अप्रोच का, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। CIMT में हम उस हैंड की ट्रेनिंग कराएंगे जो कि अफेक्टेड है, ख़राब है, वीक है, जबकि कंपनसेटरी ट्रेनिंग अप्रोच में हम उस हैंड की ट्रेनिंग कराते हैं जो कि ठीक होता है, अनअफेक्टेड होता है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इस अप्रोच की हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट को। देन हम देखेंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को कि किन बंदों को इसमें लेंगे और किन को नहीं। इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करेंगे, 2 मॉडल्स की, फिर हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 382 टाइम्स वर्ड आयत यूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान के अपने अंदर अल्लाह की आयत मौजूद है। अल्लाह ने कहा कि आसमान और ज़मीन में ईमान वालों के लिए आयात मौजूद है। आसमान में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, सितारे हैं, चाँद हैं, सूरज हैं, सब अल्लाह की आयात हैं। अल्लाह ने कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में आयात मौजूद हैं, वो जो उनके भाइयों वाला वाक़या था। अल्लाह ताला ने कहा कि तारीख़ में इंसान के लिए आयात मौजूद हैं, हस्बैंड वाइफ में आयात मौजूद हैं, लैंग्वेज ज़बान अल्लाह ताला की आयात हैं। तो तमाम चीज़ें जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, एवरीथिंग अराउंड अस अल्लाह ताला की आयात हैं। और आयात ऐसी चीज़ होती हैं जो कि ना हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं बल्कि हम उसको फ़ील भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुरान का एक यूनिट है आयत, एक सिंगल आयत है वज़ारियाती ज़रवा, जिसमें अल्लाह ताला ने कसम खाई है हवा की। तो हम कैसे इसको फ़ील कर सकते हैं? हम बाहर जाके खड़े हुए हैं और हमें ठंडी ठंडी हवा आके लग रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? विंड इटसेल्फ क्या है? अल्लाह की आयत है, तो अल्लाह की आयत को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे अल्लाह ताला ने एक दूसरी आयत में कहा है कि आसमान की तरफ देखो, जो परिंदे पर फैलाए हुए हैं, तो कौन उनको थामता है? परिंदों को, अल्लाह उनको थामता है। तो जब हम उसको खुद एक्सपीरियंस करेंगे, उन परिंदों को देखेंगे, तो उसके अंदर हमारे लिए क्या है? आयत है अल्लाह ताला की। तो जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, फीलिंग्स, इमोशंस, इंसान, चीज़ें, सब चीज़ें क्या हैं? अल्लाह ताला की आयत हैं। और अगर इटसेल्फ हम आयत के लफ्ज़ का मतलब देखें तो उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यूएबल, यानी कि अल्लाह ताला हमें समझाना चाह रहा है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें, इंसान, चीज़ें, फीलिंग्स वगैरह, सब एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट फेलियर, हार्डशिप, ट्रायल्स, सब बहुत ज़्यादा क्या हैं? वैल्यूएबल हैं। बहुत ज़्यादा आयत क्या होती हैं? अमेजिंग होती हैं। यानी हम कभी किसी आयत को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल अमेज्ड हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती रखी है हर आयत के अंदर। हमें मज़ीद क्यूरियोसिटी होती है कि हम डिफरेंट आयत को स्टडी करें कि उसके अंदर कितनी डेप्थ है। आयत का वर्डली मीनिंग ये भी होता है कि पॉइंटिंग डायरेक्शन होती है उसके अंदर, अल्लाह की तरफ वो पॉइंट कर रही होती हैं। यानी हमारे जितनी भी चीज़ें वो सब हमें अल्लाह ताला की याद दिला रही होती हैं, एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कर देती हैं वो। यानी हम जब स्टडी करते हैं तो हमारे दिल के अंदर कोई शक व शुबहात नहीं रहते और दिल बिल्कुल इत्मीनान में आ जाता है। आयत का वर्ड का मतलब ये भी होता है पर्पसफुल, मीनिंगफुल। हर चीज़ के अंदर मीनिंग शामिल है, पर्पस है, और वो हमारी अटेंशन को कॉल कर रहा होता है कि हमें उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और नॉर्मली जो ट्रांसलेशन लिखी हुई होती है वर्ड की, वो होते हैं साइन, निशानी, यानी कि ये भी एक इसकी क्या है? वर्ड की ट्रांसलेशन है, मीनिंग है। लेकिन ये बाकी सारे भी मीनिंग्स एक वर्ड आया के अंदर मौजूद हैं। अगर हम इसकी बात करें कि जैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं आयत को वर्ड्स के अंदर या सेंटेंस के अंदर, तो ऐसा किया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि इंग्लिश की लिमिटेशन है, तो अगर कर लेते हैं तो इट्स ओके। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आयत और वर्ड्स या सेंटेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे अगर हम वर्ड्स की बात करें, नॉर्मली जैसे हम यूज़ करते हैं वर्ड्स ऑफ अ पोएम या वर्ड्स ऑफ अ सॉन्ग, तो अल्लाह ताला ने कुरान में इस चीज़ को साफ साफ बयान किया है कि ये कुरान कोई शायरी नहीं है, आप सल्लम कोई शायर नहीं है। तो हम वर्ड्स नहीं कह सकते, यानी वर्ड्स आयत नहीं है एक दूसरे के सिमिलर। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर हम कुरान में देखें आयत को तो एक वर्ड भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अलिफ लाम मीम सूरत बकरा का फर्स्ट वर्ड है, या सूरत रहमान का फर्स्ट वर्ड है रहमान, तो ये क्या है? एक वर्ड है, ये तो सेंटेंस नहीं बना। या जैसे हमारे पास आयतुल कुर्सी है, उसके अंदर 9 सेंटेंसेस, 9 to 10
डिफरेंट हमारे पास पोर्शंस होते हैं एक आयत के अंदर। तो सेंटेंस अगर हम इंग्लिश के देखें तो हमें पता है सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, 3-4 कंजंक्शन लगा के हम जोड़ सकते हैं, लेकिन इतने सारे जो है वो हमारे पास जो पीसेस हैं वो एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकते। तो आयत एंड सेंटेंस भी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, तो इसका हमें कंपैरिजन पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अपनी थेरेपी की तरफ। CIMT को हम CI भी कह सकते हैं या रिहैबिलिटेटिव स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारी अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी जो कि किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से वीक हो गई है, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक की वजह से, तो हम उसी एक्सट्रीमिटी की इम्प्रूवमेंट कराते हैं, फंक्शनल यूज़ कराते हैं। उसी हाथ को हम यूज़ करेंगे एक्टिविटीज़ में जो कि क्या है, वीक है, ताकि वो इम्प्रूव कर सके। क्योंकि हमें पता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का रूल है कि ब्रेन में कनेक्शंस फॉर्म होते हैं, ब्रेन सीखता है। अगर हम जो है वो कोई ब्रेन की इंजरी हो गई है, अफेक्टेड लिम्ब पे ही अगर हम वर्क करेंगे तो वो थोड़े बहुत जो डिफेक्ट्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो इसमें यही हम करेंगे कि जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी वीक है उसके ऊपर एक्सरसाइज परफॉर्म कराएंगे, और जो दूसरा हाथ है उसको क्या कर देंगे, जो सही हाथ है कॉन्स्ट्रेंट कर देंगे ताकि पेशेंट उस हाथ को यूज़ ना करे जो कि सही है और उसी हाथ को यूज़ करे जो कि क्या है, वीक है। क्योंकि ये हमारा बिहेवियर होता है कि अगर हमें एक हाथ में पेन है तो हम क्या करेंगे, हम उसको यूज़ ही नहीं करेंगे उस हाथ को, हम उस हाथ को यूज़ करेंगे जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है, ताकि उससे जल्दी काम हो जाए और ईजिली काम हो जाए, हमें पेन ना हो। तो ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल बिहेवियर होता है। तो जो हमारे पास इसके साइंटिस्ट हैं एडवर्ड टॉब, वो एक क्या है, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया कि ये जो बिहेवियरल अप्रोच हमारे अंदर बिहेवियर बन जाता है तो इसको कैसे हम न्यूरो रिहैब के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं कि एक जो उसका हाथ सही था उसको हमने बांध दिया, कॉन्स्ट्रेंट कर दिया, और दूसरे हाथ से जो कि अफेक्टेड था, वीक था, उससे एक्टिविटीज़ करा रहे हैं ताकि वो क्या हो, न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए ब्रेन में कनेक्शंस बने और वो उस हाथ में इम्प्रूवमेंट आए। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जैसे मैंने कहा डॉक्टर एडवर्ड टॉब साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मंकीज़ के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया कि मंकीज़ का जब जो फोर आर्म था, अपर लिम्ब था, उसकी सर्जिकल डीएफर्टेशन हुई, यानी कि उसका जो सेंसरी पाथवे था वो ब्लॉक हो गया, वो अबॉलिश हो गया, यानी कि एक हाथ से वो नहीं काम कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, मंकीज़ ने उस हाथ को यूज़ करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो बार बार उन्होंने अटैम्प्ट्स की और वो अटैम्प्ट्स फेल हो गई। तो उनके अंदर ये लर्निंग मैकेनिज्म डेवलप हो गया, लर्न नॉन यूज़ वाला, कि हमने इस हाथ को यूज़ नहीं करना जो कि अफेक्टेड है, जो कि वीक है, और उन्होंने सारा काम अपना जो है उस हाथ से करना शुरू कर दिया जो कि सही है। तो उन्होंने इस बिहेवियरल अप्रोच को यूज़ किया कि इसके ऑपोजिट हम जो है वो क्या कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। ये एक इंटेंसिव अप्रोच है कि हम रेपिटेटिव और इंटेंसिवली उसी हाथ का यूज़ कराएंगे जो कि ज़्यादा अफेक्टेड है। तो इस ट्रीटमेंट में क्या होगा कि 90% ऑफ वेकिंग आवर्स, यानी जो हम जाग रहे हैं तो जागते हुए 90% जो काम है वो उसी हाथ से किए जाएंगे जो कि क्या है, अफेक्टेड है, वीक है। 6 आवर्स पर डे इंटेंस थेरेपी कराई जाएगी ऑन कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव यानी कि रोज़, ऑल्टरनेट का मतलब है एक छोड़ के एक, ऐसे नहीं, कंसेक्यूटिव यानी रोज़ जो है वो थेरेपी दी जाएगी 2 to 3 वीक्स तक। ये वही हमारे पास लर्निंग नॉन यूज़ वाला फिनोमिनन है जो कि स्ट्रोक में देखा जाता है कि जब स्ट्रोक के पेशेंट के एक हाथ क्या हो गया है, वीक हो गया है, तो पेशेंट क्या करेगा, उस हाथ से नहीं काम करेगा क्योंकि उससे नहीं हो पा रहा होगा, तो वो फिर अपना उस हाथ को यूज़ करेगा जो कि ठीक है। तो ये उसने सीख लिया, लर्न कर लिया नॉन यूज़ के अफेक्टेड हाथ को यूज़ नहीं करना। अगर हम बात करें कि CIMT में किन किन पेशेंट को हम ले सकते हैं, तो स्ट्रोक के पेशेंट को, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट को, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के पेशेंट को, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट को। अब ये जो सारी 5 डिजीज़ेज़ हैं, इनके पेशेंट, सब पेशेंट्स को हम नहीं ले सकते, इनके भी उन पेशेंट्स को हम लेंगे जो कि फुलफ़िल करते होंगे रूल ऑफ 10 को। ये रूल ऑफ 10 है, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि मिनिमम उन पेशेंट को हम लेंगे जिनके अपर लिम्ब की मूवमेंट्स इतनी बाकी हों, यानी 10 डिग्री वो रिस्ट एक्सटेंशन कर ले, 10 डिग्री थंब अबडक्शन कर ले और 10 डिग्री फिंगर एक्सटेंशन कर पाए। यानी ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही मूवमेंट ना हो, 0 डिग्रीज पे हो मूवमेंट्स, ऐसे नहीं, 10 to 20 डिग्री रिस्ट एक्सटेंशन हो जाए, 10 डिग्री थंब अबडक्शन एंड 10 डिग्री फिंगर एक्सटेंशन। उन पेशेंट को हम लेंगे। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, किन को नहीं लेंगे,
उनको नहीं लेंगे जिनका कंप्लीट पैरालिसिस है, यानी बिल्कुल ही मूवमेंट्स नहीं है, 0 डिग्री। एक्यूट स्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम नहीं लेंगे पेशेंट को। बायलैटरल वीकनेस है, यानी दोनों लिम्स की वीकनेस है, तब भी नहीं लेंगे उन पेशेंट को। नॉन एबल टू डू रूल ऑफ 10, यानी ये वाला जो रूल ऑफ 10 परफॉर्म नहीं कर पा रहा अगर कोई, और अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हम उसको भी नहीं लेंगे। यानी क्योंकि ये थोड़ी ऐसी थेरेपी है कि थोड़ी हम जो है वो फ्रस्ट्रेटेड वगैरह हो सकते हैं, तो अगर किसी का पहले ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो हम उसको नहीं लेंगे। अगर हम इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला है शेपिंग। शेपिंग का क्या मतलब है कि हम जो भी उसको मोटर टास्क करा रहे होंगे, मोटर एक्टिविटी करा रहे होंगे, उसको हम डे बाय डे क्या करते रहेंगे, डिफ़िकल्ट बनाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई 10 to 15 टास्क सेलेक्ट कर लिया कि ये हमने पेशेंट से कराने हैं, हम उसकी रेपिटेशन कराएंगे और 1 पैरामीटर को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो पेशेंट हमारे पास आया है, उसकी ग्रिपिंग ठीक नहीं है, हमने क्या किया, उसको एक्टिविटी कराई कि 3 होल्स हैं, एक बड़ा है, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, और उसके पास 3 जो है वो पेंसिल्स हैं, एक मोटी है, एक उससे छोटी और एक उससे छोटी है। तो पहले पेशेंट से जो सबसे मोटी पेंसिल है वो सबसे बड़े होल में डलवाने की कोशिश करेंगे। जब पेशेंट वो करने के काबिल हो जाएगा, फिर उसी मोटी पेंसिल से उससे छोटे वाले होल में कराएंगे, वो कर लेगा तो सबसे छोटे वाले होल में डलवाएंगे। तो हम क्या करें, एक टाइम में एक ही पैरामीटर चेंज करा रहे हैं, फिर दूसरी जो हमारी विड्थ होगी पेंसिल की वो चेंज कर देंगे, बड़ी वाली ने उससे छोटी लेंगे, फिर सबसे बड़े होल, उससे छोटे, फिर सबसे छोटी वाली पेंसिल, सबसे बड़े होल, उससे छोटे। तो हम क्या करें, चेंज करा रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसमें थेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी कि थेरेपिस्ट उसको चेंज करता रहे, डिफ़िकल्ट बनाता रहे, एट अ टाइम 1 पैरामीटर को चेंज करके। दिस इज़ शेपिंग। टास्क प्रैक्टिस क्या है, बार बार रेपिटेटिव हम जो है वो मूवमेंट कराएंगे, 10 to 20 मिनट्स पेशेंट को वो रिपीट कराएंगे, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और फ्रीक्वेंट जो है वो इनफ्रीक्वेंट बेसिस पे इनकरेजमेंट भी देते रहेंगे, इंकरेज करेंगे जी आप ठीक करें, और लास्ट में फीडबैक भी देंगे कि कैसा परफॉर्म किया। इसमें थेरेपिस्ट की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम होती है। फिर है पैकेजिंग ऑफ बिहेवियर टेक्निक्स, जिसको हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसफ़र पैकेज। यानी कि हम क्या करें, पेशेंट को जो क्लिनिक्स में चीज़ सिखा रहे हैं वो चीज़ सीख के जब पेशेंट घर जाए तो वो डेली लाइफ में उसको कर सके। दिस इज़ पैकेजिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखें हम जो उसको क्लिनिक में मूवमेंट करा रहे हैं वो लाजमी नहीं कि घर जाके भी वो पेशेंट वही मूवमेंट करे कि नहीं, क्योंकि इसमें जैसे हमने बात की कि 90% वेकिंग आवर्स में हैंड यूज़ करना है, तो 90% तो हमारे पास क्लिनिक में वो पेशेंट नहीं रहेगा, घर जाएगा। तो क्या है कि ये बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि पेशेंट से हम क्या करेंगे, उसको एक लॉग बुक डेली असाइनमेंट दे देंगे कि आप घर जाके आपने ये वाली मूवमेंट्स करनी है, इतनी बार करनी है, फिर कल पूछेंगे आपने करा कि नहीं, ताकि पेशेंट अडहेयर रहे और करता रहे। ऐसा ना हो कि वो घर जाके छोड़ दे, या हम उससे ये भी कहेंगे कि आप अपनी इस लॉग बुक पे लिख के लाएं कि घर में आपको कौन कौन सी चीज़ें जिसमें मसला हो रहा है, और फिर क्लिनिक्स पे आके उन चीज़ों को जो है वो क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। तो पेशेंट क्या रहेगा, अडहेयर रहेगा कि हाँ मेरी चीज़ें ठीक हो रही हैं, क्योंकि हम पेशेंट के साथ घर तो नहीं जा रहे, हमें नहीं पता कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा जो हमने उसको कहा है कि उस वाले हैंड को यूज़ करो जो कि क्या है, ख़राब है, और उसको यूज़ ना करो जो कि ठीक है। तो अब इतने सारे काम होते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल ही यूज़ ना करे, तो वो कर रहा होगा यूज़, लेकिन उसको हम जितना हो सके वो करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एजुकेट करेंगे कि आपने उसी हैंड को यूज़ करना है जो कि अफेक्टेड है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट होते हैं जिनसे हम हैंड को बांध देते हैं कि वो यूज़ ना करे अपने सही वाले हाथ को। स्लिंग होते हैं, स्प्लिंट होते हैं, एंड हाफ ग्लव, मिथ्स, और जो है वो रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट्स जिसको वेलक्रो भी कहते हैं, ये हमारे पास रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट है। डिफरेंट मिथ्स होते हैं हमारे पास, स्लिंग्स होते हैं। अब ये इसके 2 मॉडल्स हैं, एक है अनमॉडिफाइड ट्रेडिशनल मॉडल और एक है मॉडिफाइड। जैसे कि अभी हमने बात की कि 90% हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने वेकिंग आवर्स में अपना उस हैंड को यूज़ करे जो कि अफेक्टेड है, सिवाय टॉयलेटिंग, हाइजीन एंड बाथिंग के।
तो ये था ट्रेडिशनल मॉडल। अब पेशेंट के लिए ये इजी नहीं है कि वो अपना 90% हाथ वही यूज़ करे जो कि ख़राब है। अब इतने सारे काम होते हैं, बिजनेस मैन है, उसको इतनी सारी चीज़ें देखनी है, या कोई मदर है उनको कुकिंग करनी है, इतनी सारी चीज़ें करनी है, तो वो अगर अफेक्टेड हैंड को यूज़ करेगी तो उसको बहुत टाइम भी लगेगा और हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी सही ना हो। तो ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है। ये ट्रेडिशनल मॉडल है जिसमें 2 to 3 वीक्स तक कराना था, और जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो स्लिंग्स करते हैं, मिथ्स एंड रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट जिसको वेलक्रो कहते हैं, वो चीज़ें हम जो है वो इसमें कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। तो मॉडिफाइड मॉडल, दिस इज़ मोर प्रैग्मेटिक, मोर प्रैक्टिकल मॉडल। ये क्या कहते हैं मॉडल, कि आप जो है वो 3 आवर्स पर डे करें फॉर 5 डेज़। उसमें था 6 आवर्स करने, इसमें है 3 आवर्स करें फॉर 5 डेज़ फॉर मिनिमम ऑफ 4 सक्सेसिव वीक्स। इसमें 2 to 3 वीक्स है और इसमें हमारे पास 4 वीक्स हैं। तो अगर हम देखें 5 4 20, तो 20 ट्रीटमेंट सेशन होंगे, और एक दिन में क्योंकि 3 आवर्स कर रहे हैं तो टोटल 60 आवर्स की ये मॉडिफाइड CIMT ट्रीटमेंट है। इसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि मिनिमम आपने 5 टॉप आर्म यूज़ आवर्स में काम करना है। ये वही चीज़ है, ट्रेडिशनल एंड मॉडिफाइड 90% यूज़ करना है, इसलिए थोड़ा मोर प्रैग्मेटिक है, 2 to 3 वीक्स, इसमें 4 वीक्स। अब एडवांटेजेस की बात करें तो इसका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें ग्रेटर इम्प्रूवमेंट देखी जाती है उस हाथ में जिसमें हमें जो है वो वीकनेस वगैरह है, एंड हाईली रिसर्च एंड हाईली क्रेडिबल ट्रीटमेंट है ये। ब्रेन एक्टिविटी के थ्रू ऑब्जर्व किया गया है कि ग्रे मैटर की रीऑर्गेनाइजेशन होती है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस में, इंक्रीज सोशल पार्टिसिपेशन, डिक्रीज इन मेडिकल कॉस्ट ओवर लाइफ टाइम। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि कभी कभार क्या होता है पेशेंट अपने आप को हार्म कर लेता है। वो उस हाथ से काम कर रहा है जो कि क्या है, वीक है, तो हो सकता है जब वो चाय पी रहा हो या कोई ऐसा काम कर रहा हो तो उसके हाथ पे वो चाय गिर जाए, बर्ड्स हो जाए, या हो सकता है वो जो उसने कॉन्स्ट्रेंट पहना हुआ है अपने सही हाथ में तो उसके पहनने की वजह से स्किन लीजन हो जाए या मसल सोरनेस हो जाए। स्ट्रोक के पेशेंट में देखा गया है कि कॉन्स्ट्रेंट पहनने की वजह से शोल्डर पेन हो जाता है, और क्योंकि ये हम क्या करा रहे हैं पेशेंट को, पहले ही वो न्यूरो का पेशेंट है, ब्रेन में उसकी इंजरी हुई है, और फिर हम उससे क्या करा रहे हैं, थोड़ी कॉग्निटिव जो है वो उसको सिखा रहे हैं चीज़ों को, तो क्या है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा अगर उससे काम नहीं हो पा रहा और वो बार बार उस काम को कर रहा है, तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। डेट्स इट, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।